अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। 8 मार्च 1950 शहर हैदराबाद के मुकामी अखबारात में ये सनसनीखेज खबर शाये हुई कि रियासत हैदराबाद के आखिरी वजीर आजम मीर लायक अली साहब अपने घर से पुरसरार तौर पर फरार होकर कराची पहुँच गए हैं और बाद में इनके लापता हो जाने की खबर आई। इस खबर से शहर हैदराबाद ही क्या पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई। इसके बाद शहर हैदराबाद में शक और शुबा के बिना पर न सिर्फ बहुत सी गिरफ्तारियां हुई बल्कि मीर लायक अली साहब के रिश्तेदार, अजीज व खारिब और इनसे ताल्लुक रखने वाले तमाम हजरात को नजरबंद कर दिया गया। इस वीडियो में मैं आपके सामने जनाब मीर लायक अली साहब के फरार होने का मंसूबा किसने तैयार किया था, मीर लायक अली साहब ने इसे किस तरह अमली जामा पहनाया था, किस जनाब ने सबसे पहले सरदार पटेल को इस खबर से वाकिफ करवाया था, सरदार पटेल का रद्द अमल, हाई कोर्ट का तारीखी फैसला और आखिर में शहर हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ मुहर्रिख और साबका मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के ब्यूरोक्रेट ने इस वाक़े से मुताल्लिक़ क्या कहा था। ये तमाम मालूमात मैं इस वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। 18 सितंबर 1948 वजीर आजम मीर लायक अली साहब से पहर के वक्त किंग कोठी मुबारक पहुंचकर हुजूर निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर और के मुंशी से मुलाकात करते हैं। गुफ्तगू के बाद मीर लायक अली साहब वहां से निकल जाने की हुजूर निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर से इजाजत तलब करते हैं, जिस पर हुजूर निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर उनसे फरमाते हैं कि दूसरे दिन सुबह आकर इनसे मिलें। लेकिन ये इन दोनों की जिंदगी की आखिरी मुलाकात होती है। मीर लायक अली साहब किंग कोठी मुबारक से सीधा अपने रिहाइशगाह शाह मंजिल पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इंडियन आर्मी ऑफिसर आकर उनसे मिलता है और कहता है कि कल सुबह हम आपको हिरासत में लेने वाले हैं। ये सुनकर मीर लायक अली साहब फरमाते हैं कि क्या फायरिंग स्क्वाड तैयार नहीं है। आर्मी ऑफिसर वापस चला जाता है। कुछ देर बाद दूसरा आर्मी ऑफिसर मीर लायक अली साहब को टेलीफोन करता है और कहता है कि आप घर पर रहे हुजूर निजाम और दीगर हजरात से ना मिलें। दूसरे दिन यानी 19 सितंबर 1948 के दिन मीर लायक अली साहब इंतजार कर रहे थे कि कब इनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी, लेकिन इनके घर के अंदर कोई नहीं दाखिल होता। अलबत्ता शाह मंजिल के तरफ सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है और इनके घर के टेलीफोन के वायर को काट दिया जाता है। इस तरह मीर लायक अली साहब को अपने ही घर अपने ही वतन में नजरबंद कर दिया जाता है। शुरू में निगरानी काफी सख्त रखी गई। सिर्फ फैमिली मेंबर्स को घर के अंदर और बाहर जाने की इजाजत थी। कुछ अरसे बाद सख्तियां नरम कर दी गई और कुछ अरसे बाद तो इनके कारोबारी असहाब जिनसे मीर लायक अली साहब की बाहैसियत सनतकार यानी इंडस्ट्रियलिस्ट ताल्लुकात थे, मिलने की इजाजत दी जाने लगी। मीर लायक अली साहब को उम्मीद थी कि 26 जनवरी 1950 को जब हिंदुस्तान का दस्तूर नाफिज होगा इनके रिहाई के एहकाम भी दिए जाएंगे। 26 जनवरी भी आया, दस्तूर भी नाफिज हो गया। रियासत हैदराबाद इंडियन यूनियन में शिरकत कर गया यानी ऑफिशियली मर्ज विद इंडियन यूनियन। लेकिन मीर लायक अली साहब की रिहाई के एहकाम सादिर ना हुए, जिसे मीर लायक अली साहब को काफी मायूसी हुई। इसके बाद इनके फरार होने का मंसूबा बनाया गया यानी प्लानिंग, और पाकिस्तान से मीर लायक अली साहब के एक दोस्त अब्दुल खवी साहब एडवोकेट के एक अजीज ने हिंदुस्तान आना जाना शुरू किया और सफर के कागजात हवाई अड्डों यानी एयरपोर्ट पर किस तरह जांच होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है देखना शुरू किया। और वो फरवरी 1950 में जरूरी कागजात के साथ हिंदुस्तान आए। फरार होने से 3 हफ्ते पहले एक दिन मीर लायक अली साहब की एहलिया यानी बेगम साहिबान ने कहा कि मीर लायक अली साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो जाएं और आराम करें। मीर लायक अली साहब ने कहा वो अच्छे हैं, लेकिन बेगम साहिबा ने इनसे कहा कि वो नहीं जानते इनकी तबीयत कितनी खराब है, लिहाजा इन्हें आराम करना चाहिए। मीर लायक अली साहब को पलंग पर लिटा दिया और उनको फरार होने के मंसूबे से वाकिफ करवा दिया। इस तरह घर में मौजूद तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को मीर लायक अली साहब की बीमारी से वाकिफ करवा दिया गया। हर रोज बेगम साहिबा जनानी मोटर कार सुबह और शाम डॉक्टरों को कैफियत बोलने जाती आती रहती थी, दवा ले आती, मीर लायक अली साहब को पिलाती। बेगम साहिबा के मोटर कार पर पर्दे रहते और आते जाते इस मोटर कार को ना तो रोका जाता और ना तलाशी ली जाती थी। ये सिलसिला 10-12 दिन से ज्यादा अरसे तक जारी रहा। कभी कभी खातून सिक्योरिटी गार्ड इस कार की तलाशी लिया करती थी। 3 मार्च 1950 का दिन खदामा यानी हाउसमेट ने सुबह के 9:30 बजे ड्राइवर को आवाज देकर कहती है कि वो अपनी मोटर कार जनाना हिस्से में लेकर आए और कहती है कि बेगम साहिबा दवा लाने डॉक्टर साहब के पास जाने को तैयार खड़ी है। मोटर कार जनाना हिस्से में हसब मामूल आती है और
उस वक्त बेगम साहिबा की जगह मीर लायक अली साहब पर्दे लगे हुए मोटर कार में दाखिल हो जाते हैं और ये मोटर कार सिक्योरिटी कवर को पार करते हुए घर के बाहर निकल जाती है। उस वक्त बेगम साहिबा मकान के एक हिस्से में छुप कर बैठ जाती है। ये मोटर कार सीधा इनके बहन शौकत निसा बेगम के मकान पर जाकर रुक जाती है। मोटर कार से मीर लायक अली साहब उतरकर बहन से मिलते हैं और मोटर कार को वापस कर दी गई ताकि बंगले में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को शक ना हो। इनके बंगले में हसब मामूल मोटर कार आकर जनाना हिस्से में खड़ी हो जाती है और खद्दामा आवाज देकर कहती है कि बेगम साहिबा दवा लेकर आ गई है और उस वक्त बेगम साहिबा जो बंगले में छुप कर बैठी थी वो छुप छुपा कर आकर कार में बैठ जाती है और कार से उतरकर दवा लेकर मीर लायक अली साहब के कमरे में दाखिल हो जाती है। बहन ने भाई को देखकर ताजुब से पूछा, तुम यहाँ कैसे? भाई यानी मीर लायक अली साहब ने कहा, अल्लाह ले आया है। बहन ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी साथ जाएगी। भाई ने जवाब दिया, ये काम औरतों का नहीं है। बहन ने भाई को पानी पिलाया और भाई बहन एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर दूसरी मोटर कार जिसमें पर्दे लगे हुए थे उस कार में मीर लायक अली साहब और उनके भांजे कार में बैठकर एडवोकेट अब्दुल खवी साहब के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद तीसरी मोटर कार जिसमें भी पर्दे लगे हुए थे उनका इंतजार कर रही थी। इस तीसरी मोटर कार में मीर लायक अली साहब, उनके भांजे और एडवोकेट अब्दुल खवी साहब की अहलिया, ये तीनों हजरात बैठकर गुलबर्गा की तरफ रवाना हो जाते हैं। इससे कबल मीर लायक अली साहब के एक दोस्त जो फौज में मुलाजिम थे उन्होंने मुंबई जाने वाली ट्रेन में एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन करवाया था। ये तीसरी कार दूसरे दिन सुबह गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पहुंचती है। कार से ये तीनों उतरकर वेटिंग रूम में दाखिल हो जाते हैं। मीर लायक अली साहब ड्राइवर को कुछ देर के लिए रोक लेते हैं क्योंकि उस दिन ट्रेन 30 मिनट लेट थी। जैसे ही ट्रेन गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर आ जाती है उसके बाद आम लोगों की तरह ये तीनों अपने रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में दाखिल होकर गुलबर्गा से रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे के करीब ये ट्रेन मुंबई पहुंच जाती है। स्टेशन पर किसी बड़े कारोबारी मोटर कार इनका इंतजार कर रही थी। इस मोटर कार में ये तीनों सवार होकर कारोबारी साहब बिजनेसमैन के यहाँ पहुंचकर नाश्ता करते हैं। उसी वक्त मीर लायक अली साहब को जरूरी कागजात पेश किया जाता है। मीर लायक अली साहब ये कागजात लेकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं और गुलाम अहमद के नाम से वो मुंबई से कराची रवाना हो जाते हैं। यहाँ हैदराबाद में बेगम साहिबा रोजाना हसब मामूल अपनी मोटर कार से डॉक्टर के पास जाया करती थी और दवा लेकर वापस आया करती थी और सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने ये ड्रामा किया करती थी कि वो मीर लायक अली साहब को दवा पिला रही है। कुछ दिन बाद मीर लायक अली साहब के फैमिली मेंबर्स अपने अजीज के यहाँ शादी में शिरकत करने के बहाने से शाह मंजिल से निकलकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। रवानगी से कबल बेगम साहिबा अपने घर में मौजूद बाएतमाद मुलाजिम से कहती है कि वो रोजाना सुबह शाम दवा लेकर मीर लायक अली साहब के कमरे में जाया करो ताकि घर में मौजूद तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को शक न हो। इस तरह मीर लायक अली साहब और उनके तमाम फैमिली मेंबर्स पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। मीर लायक अली साहब ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद जैसी राजदारी बरतनी चाहिए वैसी वो नहीं बरते और किसी आम तकारीब में हिस्सा लिया और वो वहाँ पहचान लिए गए। मीर लायक अली साहब का तारुफ एक तकरीब में अहम शख्सियतों से करवाया गया। उस तकरीब में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर मुकीम पाकिस्तान भी मौजूद थे। तकरीब से वापस होकर हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने सरदार पटेल को इस वाक़े की इत्तला देते हुए दरियाफ्त किया कि क्या मीर लायक अली साहब को रिहा कर दिया गया है। इस पर सरदार पटेल ने कहा नहीं। हाई कमिश्नर ने कहा, मैं अभी मीर लायक अली साहब से कराची के एक तकरीब में मिलकर आ रहा हूँ। सरदार पटेल ने हैदराबाद के हुक्काम से राबत किया और मीर लायक अली साहब की खैरियत दरियाफ्त की। हैदराबाद से जवाब दिया गया कि मीर लायक अली साहब बीमार है। इस पर सरदार पटेल ने हैदराबाद के हुक्काम से कहा कि वो मीर लायक अली साहब के घर जाकर मीर लायक अली साहब से मिलकर इनकी मिजाज परस्ती करे और उन्हें फौरन इसकी खबर दे। इसके बाद आईजी पुलिस सिटी कमिश्नर हैदराबाद हसब हिदायत मीर लायक अली साहब के घर गए और इनके कमरे में दाखिल होकर मीर लायक अली साहब से जब मिलना चाहा तो इन्हें उनकी जगह बिस्तर पर एक तकिया सोया हुआ
और इनके तमाम फैमिली मेंबर घर से गायब पाए गए। इस तरह मीर लायक अली साहब की फरार होने की खबर मंजर आम पर आ जाती है। इस वाक़े के बाद मीर लायक अली साहब की बहन, घर में मौजूद मुलाजिम और दीगर हजरात को गिरफ्तार करके मुकदमा दायर किया जाता है। लोअर कोर्ट इस दरखास्त को मुस्तरद कर देती है। इसके बाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है। 11 अगस्त 1950 का फैसला, हाई कोर्ट का जजमेंट। इसमें कहा जाता है कि मीर लायक अली साहब की नजरबंदी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 के खिलाफ है, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद मीर लायक अली साहब की हिरासत को गैर कानूनी करार दिया जाता है। इसके नतीजे में वो लोग जिन्होंने मीर लायक अली साहब को फरार होने में मदद की थी, वो तमाम के तमाम बाइज्जत बरी किया जाता है। मीर लायक अली साहब भागने में तो कामयाब हो गए और इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया, वरना वो जिस तरह फरार हुए इसमें इनके हर जगह गिरफ्तार हो जाने का डर लगा हुआ था। ना उन्होंने अपना लिबास तब्दील किया और ना फरार के लिए कोई गैर मामूली तरीका इख्तियार किया। स्क्रीन पे जो जनाब को आप देख रहे हैं, इनका नाम है जनाब नरेंद्र लूथर साहब। ये शहर हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ मौर्रिख थे और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के आला दर्जे के ब्यूरोक्रेट भी थे। इनका इंतकाल 2021 में हुआ। जनाब नरेंद्र लूथर साहब मीर लायक अली साहब के फरार होने के वाक़े को अपने ब्लॉग में इस तरह लिखते हैं और कहते हैं कि हम में से बेशतर ने 1666 में औरंगजेब आलमगीर के कैद से शिवाजी महाराज के फरार होने की कहानी सुनी थी। हम ये भी मानते हैं कि इस तरीके के वाक़यात माजी में हो सकते हैं, दौरे हाजिर में नहीं। 1948 ऑपरेशन पोलो के बाद मीर लायक अली साहब को अपने घर पर नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन रियासत हैदराबाद के आखिरी वजीर आजम के ड्रामाई अंदाज में फरार होने की कहानी भी दिलचस्प है। ये एक प्लान था जिसे शानदार तरीके से अमली जामा पहनाया गया था। इस वाक़े के बाद हुकूमत को शर्मिंदा होना पड़ा था। इस वीडियो में जो भी मालूमात मैंने आपके सामने पेश किया है, उसका बेशतर हिस्सा मैंने इस किताब से लिया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस किताब का नाम है सुराग रुसानी और तफ्तीश। इस किताब को लिखा है जनाब मुर्तजा अली खान ने। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।